नमस्कार दोस्तों, आज 18 अप्रैल है और 18 अप्रैल की सारी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। अर्थव्यवस्था के लिए आरबीआई द्वारा उठाए गए कदम पीएम मोदी के दृष्टिकोण को देते हैं मजबूती। अमित शाह। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने कई बड़े ऐलान किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरबीआई द्वारा किए गए ऐलानों को भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और मजबूत करने वाला बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिससे आने वाले दिनों में एक मजबूत और स्थिर भारत की योजना बनाते समय लोगों के जीवन में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित हो सके। भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आज आरबीआई द्वारा उठाए गए कदम पीएम नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और मजबूत करते हैं। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार के सख्त नियम, अब निजी स्कूल नहीं कर पाएंगे मनमानी। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश में 19 दिनों के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस दौरान स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखा गया है, लेकिन कई स्कूलों द्वारा अभी पेरेंट्स से फीस की मांग की जा रही है, जिस पर एक्शन लेते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूल के लिए सख्त नियम बनाए हैं। पेरेंट्स की तरफ से मिली रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूल के लिए सख्त नियम तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी है कि सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ की तनख्वाह समय से दें। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना प्रमुख नरवणे पाकिस्तान से बोले, हम दुनिया भर में दवा भेज रहे हैं, तुम आतंकवाद। जी हाँ दोस्तों, भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग में लड़ रही है। वहीं पड़ोसी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश कर रहा है। बीते कुछ समय से सीमा पार हो रहे आतंकी गतिविधियों पर सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि इस संकट के दौर में हम दुनिया भर में मेडिकल टीमें और दवाएं भेजकर मदद कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यात कर रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वर्चुअल डेट के जरिए अर्जुन कपूर करेंगे मदद, इतने लोगों को खिलाएंगे खाना। जी हाँ दोस्तों, देश में फैल रही कोरोना वायरस महामारी के बीच सिनेमा जगत में ढेर सारे लोग गरीब मजदूरों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। अभिनेता अर्जुन कपूर की वर्चुअल डेट से जुटाई गई धनराशि का इस्तेमाल 300 दिहाड़ी मजदूरों के परिवार की मदद के लिए कर रहे हैं। अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने ऑनलाइन फंडिंग प्लेटफॉर्म फांकीडे के माध्यम से हुई कमाई से एक महीने के लिए 300 परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त धन जुटाया है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरबीआई के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट, बोले बढ़ेगा नकदी प्रवाह। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के बीच देश को हो रहे आर्थिक संकट से उबारने के लिए सरकार लगातार कोशिश में जुटी है। इसी बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज बड़े ऐलान किए हैं। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर बैंकों की जमा राशि पर ब्याज को कम कर दिया है। आरबीआई की ओर से दी गई राहत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने आरबीआई का आभार जताते हुए कहा कि देश में अब नकदी प्रवाह बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आरबीआई के कदम से छोटे व्यवसायी, किसानों और गरीबों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया ट्वीट के जरिए दी। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बबीता फोगट को आया गुस्सा, जमातियों को बताया जाहिल, ट्रोलर्स ने बोला हमला। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका कोरोना वायरस के कारण भारत में स्थिति खराब होती जा रही है। इस पर पहलवान बबीता फोगट ने जमातियों को जाहिल कहते हुए एक ट्वीट किया। इस पर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद रेसलर बजरंग पुनिया बचाव में उतरे। उन्होंने ट्रोलर से पूछा कि खिलाड़ी देश के लिए हर रोज संघर्ष करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली की मरकज मस्जिद के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए जमातियों की वजह से देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। मरकज में 2 अप्रैल को 400 से अधिक संक्रमित जमाती मिले थे। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने चुप्पी साधकर फैलने दिया कोरोना संक्रमण, गुमराह अलग किया। जी हां दोस्तों, दुनिया के अमेरिका, ब्रिटेन समेत अधिकांश राष्ट्र कोरोना संक्रमण के लिए कहीं न कहीं चीन को ही जिम्मेदार मानते आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार चीन पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि उसने दुनिया के साथ कोरोना संक्रमण से संबंधित सभी जानकारियां साझा नहीं की। इस कड़ी में अब सामने आया कि चीन की सरकार, खासकर शी जिनपिंग ने भी कोरोना वायरस के बारे में जानकारी मिलने के बावजूद हफ्ते भर तक इसे फैलने दिया। जानकारी के मुताबिक चीन की सरकार को 14 जनवरी को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि कोरोना ने देश में महामारी का रूप ले लिया है, लेकिन जिनपिंग प्रशासन ने 7 दिनों तक इसको लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
राजधानी में कोरोना स्थिति को लेकर कांग्रेस ने जताई चिंता, सीएम केजरीवाल से किया ये सवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर तेजी से फैल रहा है। राजधानी में संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना की मौजूदा स्थिति पर कांग्रेस ने चिंता प्रकट करते हुए शुक्रवार को केजरीवाल सरकार से 10 सूत्री मांग की और सवाल किया कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना तीसरे चरण में पहुंच रहा है या नहीं। जी हां दोस्तों, पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने देश में कोरोना वायरस की जांच की संख्या पर असंतोष प्रकट किया और कहा कि आबादी को देखते हुए जांच के मामले में भारत को दुनिया में सबसे ऊपर होना चाहिए। उन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा, आबादी के हिसाब से जांच हो, जांच के मामले में दुनिया में भारत सबसे ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के लॉकडाउन 2 पर दिए संबोधन ने बनाया रिकॉर्ड, 20 करोड़ 30 लाख लोगों ने देखा। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच देश में लॉकडाउन 19 दिन का और बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन 2 की घोषणा की थी। पीएम मोदी के लॉकडाउन 2 को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन को टीवी पर रिकॉर्ड 20 करोड़ 30 लाख लोगों ने देखा। प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद यानी कि बार्क ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन ने उनके ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है। बार्क के मुख्य कार्यकारी सुनील लुल्ला ने बताया कि पीएम मोदी के लॉकडाउन 2 के 25 मिनट के संबोधन का प्रसारण 199 प्रसारण कंपनियों ने किया। सभी दर्शकों की संख्या के आधार पर गणना की जाए तो इस प्रसारण को 4 अरब मिनट देखा गया है। यह भी एक रिकॉर्ड है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवराज कैबिनेट के गठन का काउंटडाउन, 8 मंत्री लेंगे शपथ। जी हां दोस्तों, कोरोना के संकट काल के बीच अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही अपनी टीम को गठित करने जा रहे हैं। खबर है कि शिवराज सरकार का पहला विस्तार बेहद ही छोटा रहने वाला है और सिर्फ 8 नेता ही मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसमें नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, तुलसी सिलावट, राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। माना जा रहा है कि यह विस्तार 20 अप्रैल से पहले किया जा सकता है। कोरोना के हालात से निपटने के लिए और सरकार पर चौतरफा दबाव के बीच इस मंत्रिमंडल के गठन के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि बाकी के विधायक जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह कब मिलेगी। इस संबंध में सूत्रों का कहना है कि जल्द ही शिवराज सिंह एक और कैबिनेट विस्तार के जरिए सभी नेताओं को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काम आया इमरान खान का भीख मांगना, आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिए इतने अरब डॉलर। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों को देखते हुए भुगतान संतुलन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 1.386 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता जारी करने की मंजूरी दे दी है। आईएमएफ ने यह फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर किया जो भुगतान संतुलन संबंधी कठिन संकट से गुजर रहा है। यह राशि 6 अरब डॉलर के उस राहत पैकेज के अतिरिक्त होगी जिसके लिए इस्लामाबाद ने पिछले साल जुलाई में आईएमएफ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए ग्रहण बनकर आया कोरोना, पचड़े में फंसी कुर्सी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महाराष्ट्र और उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए काल बनकर आया है। इससे राज्य में एक बार फिर से संवैधानिक संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि इसकी वजह कोई राजनीतिक दांवपेच नहीं बल्कि संवैधानिक प्रावधान है। संविधान में यह प्रावधान है कि मंत्री बनने के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य बने बिना मंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तो उसके लिए जरूरी है कि वह 6 माह के भीतर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता ले ले। 6 माह में अगर किसी भी सदन का सदस्यता नहीं मिलती है तो मंत्री या मुख्यमंत्री पद से उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राशन कार्ड और आधार कार्ड नहीं होने पर भी जरूरतमंदों को दिया जाए राशन, योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को शुक्रवार को निर्देश दिया कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रत्येक जरूरतमंदों को राशन अवश्य उपलब्ध कराया जाए, भले उसके पास राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड न हो। उन्होंने कहा कि घुमंतु समुदायों को लोगों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे। मुख्यमंत्री ने यहां लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में बंद संबंधी व्यवस्था की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने सामुदायिक रसोई, घर पर सामान पहुंचाने की सुविधा तथा खाद्यान्न वितरण की मौजूदा स्थिति की जानकारी प्राप्त की। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला तथा इन वस्तुओं को घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने इसे और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन से पलायन कर रही कंपनियों को यूपी लाने की कोशिश, योगी सरकार ने बनाया मास्टर प्लान। यहाँ दोस्तों, कोरोना से जंग में यूपी मॉडल को देश भर में सराहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशव्यापी लॉकडाउन को अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती बताया है। वहीं सीएम योगी ने इसे भविष्य के लिए बड़ा अवसर भी करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चीन से मोह भंग हुई कंपनियों के लिए विशेष पैकेज व सहूलियत देने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
यह बंद राज्य अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती के साथ ही बड़ा अवसर भी है। चुनौती को अवसर में बदलने के लिए अभी से प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए अभी से टीम गठित कर कार्रवाई प्रारंभ की जानी चाहिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कृषि मंत्री तोमर ने लॉन्च किया किसान रथ ऐप, परिवहन में मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, कृषि एवं बागवानी उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को किसान रथ ऐप लॉन्च किया है। कृषि मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस ऐप की मदद से देश भर में किसानों और व्यापारियों के लिए कृषि एवं बागवानी उत्पाद खेत से मंडियों तक ले जाना आसान हो जाएगा।